हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इंडियाज़ इकोनॉमिक चर्न द नेक्टर ऑफ ग्रोथ। जो टॉपिक है उसके ऊपर स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो बहुत टाइम से बिलीव करती है जब हम टेस्ट देंगे तभी हमको विक्ट्री मिलेगा। ट्रायल प्रेसिड्स द ट्रिम्फ का मतलब यही होता है। जैसे कि समुद्र मंथन पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किए, फिर उसके बाद ही हमको हनी मिला, यील्ड कर पाए, निकाल पाए नेक्टर को। वैसे ही हमारी इकोनॉमिक्स बहुत सारे टर्बुलेंस फेस करते हैं और उसके बाद ही हमको रिवॉर्ड मिलता है। एग्जांपल देते हुए बताते हैं 1991 पे जो क्राइसिस आया था, लिबरलाइजेशन लेकर आए, फिर हमको उससे रिवॉर्ड मिला। फिर कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आया था, फिर उसके बाद डिजिटल सर्च बढ़ने लगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा कंट्री पे, तो हमको रिवॉर्ड मिला। और जो जो कैकोफोनी है यानी नॉइज़ उठा रहे हैं डाउटर्स जैसे कि ट्रम्प, वो बोलते हैं कि इंडिया को डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं। वो उनको फैक्ट के साथ हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो हमारा रेजिलियंस का है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग है और बहुत सारे ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे कंट्री पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बताते हैं कि अभी लेटेस्ट जीडीपी नंबर आया है, उस पर रियल जीडीपी हमारा 7.8% से ग्रो किया है। रियल जीडीपी का मतलब होता है जहाँ पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, यानी इन्फ्लेशन को माइनस किया जाता है जीडीपी से, ठीक है। तो लास्ट 5 क्वार्टर पे हाईएस्ट है और जो ग्रोथ दिखा रहे हैं वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर पे ग्रोथ आया है, बहुत ब्रॉड बेस्ड है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 7.6% तक बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग 7.7% बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन 7.6% रखता है, जो सर्विस है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.3% रखता है जीडीपी ग्रोथ का। नॉमिनल जीडीपी एक्सपेंड हुआ है 8.8% से, और ये कोई आर्बिटरी स्पाइक नहीं है, बट ये दिखलाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि जो कंजम्पशन है हमारे यहाँ वो बढ़ रहा है। अनलाइक चाइना जहाँ पे कंजम्पशन खुद के कंट्री का नहीं है तो वो बाहर के मार्केट में सेल करते हैं, और जो रोबस्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे कंट्री पे वो भी बढ़ रहा है। जो पे ऑफ हम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो भी बढ़ रहा है, भले एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, आई डू एग्री, बट पे ऑफ बढ़ रहा है। जो स्टडी पब्लिक एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंड कर रहे हैं हम पब्लिक सेक्टर पे, जैसे रोड बनाने के लिए, लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं कॉस्ट हम इकोनॉमी के अक्रॉस पे। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी, और आउटपेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम पहले, और जो दूसरे स्थान पे यूनाइटेड स्टेट और चाइना है उनको ग्रोथ करने के लिए। जो प्रेजेंट ट्रेजेक्ट्री है इंडिया का पोजिशन करता है इंडिया को सो दैट हम जर्मनी को ओवरटेक कर सके और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सके मार्केट एक्सचेंज टर्म पर पे भी। और ये इस साल के मतलब इस डिकेड के एंड तक हो जाएगा, हम जर्मनी को मोस्ट प्रोबेबली आगे बीट कर देंगे, इकोनॉमी पे आगे चल देंगे। और जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट है वो शो करता है इंडिया ऑलरेडी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, 15% इंक्रीमेंट दिखा चुका है वर्ल्ड ग्रोथ पर पे। और प्राइम मिनिस्टर का क्लियर एम्बिशन है कि हमको रेस करना है इंडिया का शेयर टूवर्ड्स 20% रिफॉर्म डिपेंड्स करके। जो मार्केट और रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी रिकॉग्नाइज़ किया हमारे डिसिप्लिन्स को, जैसे कि S&P ग्लोबल है, उन्होंने 18 साल बाद हमारा जो पहली बार सोवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया, इससे ये बोलते हुए कि बहुत रोबस्ट ग्रोथ है इंडिया पे और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। और जो मॉनेटरी क्रेडिबिलिटी है इंडिया की वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिस्कल कंसोलिडेशन भी अच्छा है, दैट वो अपग्रेड करेगा लोअर बोरोइंग को, मतलब जो अपग्रेड करेगा लोअर बोरोइंग ले सकते हैं। जैसे पहले 10% पे लेते थे तो अब 8% के इंटरेस्ट पे ही हम पैसे ले सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ वगैरह से। और वाइडन करेगा इन्वेस्टर बेस को, मतलब अब ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि कम कम इंटरेस्ट पे रेट पे उन लोग को पैसे मिल जाएंगे। और ये पंचर करता है डेड इकोनॉमी, जो नरेटिव फैलाया जा रहा है उसको पंचर कर देता है। और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि कौन बेनिफिट हो रहा है, ये भी हमको पता होना चाहिए जीडीपी ग्रोथ से। 2013-14 से 2023-22-23 का डेटा देखें तो 24.82 करोड़ जो इंडियंस हैं वो मूव्ड आउट किए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो आता है उसके थ्रू उससे। और ये बहुत सारे चीज़ों के कारण आया है। जो बेसिक सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाया है, क्लीन कुकिंग फ्यूल देते हैं, हेल्थ कवर रखते हैं जैसे आयुष स्कीम है उसके अंदर, टैप वाटर देते हैं, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है बैंक अकाउंट पे, वो एम्पावर करता है लोगों को कि वो चॉइस बना सके अपने हिसाब से। और इसके कारण जो ग्रोथ है वो वर्ल्ड में बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने के बाद भी हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। और रिमार्केबल डेमोग्राफिक चैलेंज है हमारे यहाँ, बट इंडिया का जो मॉडल है वो वैल्यू करता है कंसेंसस बिल्डिंग को, सब कंसेंसस बना के आगे बढ़ते हैं जितने भी स्टेट हैं। और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, यानी जितने स्टेट हैं वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। और ये लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं हम, डिजिटल रेल जैसे यूपीआई आधार वगैरह है, उससे हम लास्ट माइल डिलीवरी भी देने की कोशिश करते हैं पंचायत तक, मतलब सेंटर से पंचायत तक हमारा डिलीवरी होता है सब चीज़ का।
क्रिटिक्स जो हैं हमको भले कंपेयर करते हैं ऑथोरिटेरियन स्प्रिंट जो शॉर्ट टर्म जो स्प्रिंट लगाते हैं उन लोग से, बट इंडिया जो है वो एक मैराथन इकोनॉमी है, मतलब लॉन्ग टर्म का घोड़े हैं अपन। जो इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर मतलब मतलब जो ऑथर है वो खुद इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर है, तो वो बोलते हैं मैं एविडेंस दे सकता हूँ कि इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी सपोर्ट कर रहा है इस रैपिड ग्रोथ को, और जो इंडिया आज स्टैंड कर रहा है एज अ थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर और फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर और फोर्थ लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टर वर्ल्ड पे, और इंडिया ऑपरेट करता है 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे रिफाइनिंग कैपेसिटी को, और क्लियर रोड मैप है इंडिया का कि एक्सपेंड करे बियॉन्ड 400 मिलियन टन्स तक हर साल, इस डेकेड के एंड तक। और जो इंडिया का एनर्जी डिमांड है वो प्रोजेक्ट किया गया है डबल हो जाएगा 2047 तक, जो कि अकाउंट करेगा नियरली क्वार्टर यानी 25% जो कि है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा ग्लोबल डिमांड पे। मतलब ये हम बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, जैसे ही हमारा डिमांड बढ़ेगा हम पूरा इकोनॉमिक मतलब पूरे वर्ल्ड पे हमारा ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 25% बहुत ज़्यादा होता है। और मेकिंग इंडियाज़ सक्सेस सेंट्रल टू द ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी, और हमारे जैसे ही हम सक्सेस हो जाएंगे हाँ तो उसके कारण ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी आएगा। जो एक्सप्लोरेशन है वो एक्रेज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है 8% से 2021 में इतना था, और 2025 पे अब ये 16% हो गया है। और जब से हम ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी लेकर आए हैं वो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव बीडिंग हो। एक्चुअली ये ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में जो बीडर होते हैं वो अपने मन से कोई भी एरिया पिक कर लेते हैं और वहाँ पे वो ड्रिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो ईजी हो गया उन लोग के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना। और जो गैस प्राइसिंग रिफॉर्म्स है उसको लिंक कर दिया गया है इंडिया के क्रूड बास्केट से, और हम प्रॉमिस करते हैं 20% प्रीमियम देंगे जो डीप वाटर या फिर जो न्यू वेल्स हैं वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको 20% प्रीमियम मिलेगा। अ स्टोरी ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन वाला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया का जो एनर्जी स्टोरी है वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के लेकर के नहीं है, ये ट्रांजिशन के लेकर भी है। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो सर्ज हुआ है 1.5% 2040 से 20% हो गया है। अभी जो सेविंग है हम कर सकते हैं 1.2 लाख करोड़ का, ये जो ब्लेंडिंग स्टार्ट किया उसके बाद से 1.25 लाख करोड़ हम फॉरेन एक्सचेंज बचा पाते हैं, और मोर देन 1 लाख करोड़ हम डायरेक्टली फार्मर्स को देते हैं। 300 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी लगाए हैं अंडर जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन वाला स्कीम था, सटार्ट भी कहते हैं इसको, SATAT सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। उसमें हम 5% ब्लेंडिंग मैंडेट किए हैं, टारगेटेड है 2028 तक करके। और जो हीट जनरेट हो रहा है कुछ क्वार्टर्स से इंडिया जो परचेज़ कर रहा है रशियन क्रूड ऑयल, उसके कारण उसको सेपरेट कर देते हैं नॉइज़ से अगर, तो रशियन ऑयल जो है वो अभी सैंक्शन नहीं है ईरानियन या वेनेजुला की तरह पे। जैसे ईरानियन और वेनेजुला पे पूरा बैन है कि आप ख़रीद ही नहीं सकते, वैसे रशियन ऑयल अभी बैन हुए ही नहीं है अंडर G7 या यूरोपियन यूनियन जो है, उन्होंने एक्चुअली सिर्फ प्राइस कैप लगा के रखा है रशियन ऑयल को, इसी प्राइस पे आप बेच सकते हो वाला सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है वो डेलिबरेटली डिज़ाइन किया गया है सो दैट जो ऑयल फ्लोइंग हो रहा है वो फ्लो होते रहे, और कैपिंग कर दिया उनके रिवेन्यूज़ को, इससे ज़्यादा प्रॉफिट मत हो रशिया को करके। और ये 18 राउंड ऑफ सच पैकेजेस यानी कि 18 राउंड ऐसे लगा रखे हैं इनके ऊपर रशिया के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन और G7 वाले हैं वो। और इंडिया जो है वो हर चीज़ से जितना भी ये लगाया है रशिया के ऊपर उसको कंपाइल कर रहे हैं, हम एक एक के साथ हम एग्री कर रहे हैं और उसको हम ध्यान पे रख के ही वर्क कर रहे हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन है वो लीगल शिपिंग से हो रहा है, और इंश्योरेंस वगैरह सब है, और कंप्लाइंट ट्रेडर्स वगैरह हैं जो ऑडिट करते हैं चैनल्स को। तो इंडिया ब्रोक नहीं कर रहा है रूल कोई भी कहीं का भी, इंडिया एक तरीके से स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि मार्केट को ग्लोबल प्राइस का बढ़ने से रोक रहा है, ग्लोबल प्राइस में ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आने दे रहा है। कुछ क्रिटिक्स एलिक करते हैं कि इंडिया एक तरीके से लॉन्ड्रोमेट बन गया है, मतलब कि ऐसा वॉशिंग मशीन जो रशियन ऑयल को चेंज करता है और उसको फिर बेचता है करके। बट इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, बहुत 10 सालों से। ऐसा नहीं है कि जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तो हम बने हैं, ये हम बहुत पहले से कर रहे हैं। और जो रिफाइनर्स प्रोसेस हैं जिसमें बास्केट ऑफ क्रूड्स बहुत सारे हैं पूरे ग्लोब से, सिर्फ रशिया से ही हमारे पास जो क्रूड ऑयल आ रहे हैं वो नहीं है। यूरोप खुद अपने आप ही इंडिया फ्यूल्स को लेता है, जब रशियन
क्रूड ऑयल को बैन किया तो यूरोप हमारे पास आया था ख़रीदने के लिए। और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया एक्ट करे डिसाइसिवली सो दैट हम सील्ड कर सकें अपने सिटीज़न को, और ग्लोबल प्राइस जो बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया था। जो ऑयल PSUs हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं हर साल लॉसेस जो उनको हो रहा है, 10 रुपये पर लीटर लॉसेस हो रहा है डीजल को लेकर के, और जो गवर्नमेंट है उनको भी कट करना पड़ा। सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस जो एक्सपोर्ट रूल्स हैं उसमें कट करना पड़ा। वो मैंडेट करता है रिफाइनर्स और जो सेलिंग पेट्रोल डीजल्स जो सेल करते हैं अब्रॉड में, उनको कम से कम 50% पेट्रोल और 30% जो डीजल है वो डोमेस्टिक मार्केट पे सेल करना पड़ेगा। और ये जो मेज़र लिया गया वो इसलिए लिया गया कि कोई भी सिंगल रिटेल आउटलेट है वो ड्राई ना हो जाए, सूखा मत पड़ जाए उनके यहाँ, मतलब उनका इनकम चलता रहे। और जो इंडियन हाउस होल्ड हैं वो स्टेबल प्राइस फेस करें, उन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मत आ जाए। और एक और ट्रूथ है कि जो कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो रशिया है, वो और सप्लाई करता है नियरली 10% ग्लोबल ऑयल को। और ये भी सेम वाला जो मेड इन इंडिया है, वर्ल्ड पे हमारा विज़न है मेड इन इंडिया, वो शेप कर रहा है हमारे न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, जो इंडिया पे शेप ले रहा है, जिस पे बहुत सारे सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स, डिफेंस और स्पेशलाइज्ड केमिकल पावर्ड जो है वो उसमें PLI वगैरह से लिंक करके और प्रधानमंत्री गति शक्ति से लिंक करके उस पर इम्प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इंक्रीज़ कर रहे हैं। जो मोमेंटम है हमारा सेमीकंडक्टर पे वो भी बढ़ते जा रहा है, न्यू स्केल पे जा रहा है। जो कैबिनेट ने रिसेंटली 4 एडिशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी 30 अगस्त को, मतलब कल परसों, जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी गए थे जापान पे ही, और ये दिखलाता है, अंडरलाइन हाईलाइट करता है हमारा कि हमारा कि जो रोड मैप है वो बहुत रेजिलिएंट है और ट्रस्टेड टेक सप्लाई चेन्स है हमारे यहाँ। जो डिजिटल इकोनॉमी है वो मल्टीप्लाई करता है इस गेन को, जैसे जैसे हम अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये गेन्स को भी इम्प्रूव करेगा। जो इंडिया का सेटअप है इकोसिस्टम को लेकर के, वो ट्रांसलेट कर रहा है इनोवेशन को, इनोवेशन इनटू एक्सपोर्ट्स और सर्विस में। हम मतलब हम जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो ट्रांसलेट कर रहा है इनोवेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए, सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो डिजिटल रेल है वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से मिल रहे हैं। जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल है उससे हमको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिल रहा है। इंडिया का स्कोर कार्ड हैज़ द आंसर्स जो टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्शन जो EY का है वो सजेस्ट करता है 2038 तक इंडिया इमर्ज करेगा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन PPP टर्म्स, और जो GDP है वो अबाउट 34 ट्रिलियंस हो जाएगा। जो टेस्ट है ग्रेट सिविलाइजेशन का वो बहुत क्रूसिबल है और बहुत सीवियर टेस्ट से जा रहा है। बट जो डाउट था पास्ट पे, इंडिया उस पर रिस्पॉन्स किया है बहुत सारे तरीके से। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए थे हमने, IT रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। तो ये हमको डाउट नहीं होना चाहिए अपनी इकोनॉमी को लेकर के, हम फेस कर लेंगे और हम अपग्रेड भी करेंगे और हमको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप पे विकसित भारत जो है वो सिर्फ एक एस्पिरेशन नहीं है बट ये डिलीवरेबल भी होगा। और जो ये नंबर आया है GDP का वो सिंपली एक लास्ट चैप्टर नहीं है बट अभी लार्जर स्टोरी का पार्ट है, बस स्टार्ट ही हुआ है, ऐसा कहते हैं ऑथर। इतना ही था आज के आर्टिकल पे। अगर अच्छे से समझ पे आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हैव अ गुड डे।